गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में, जैसे कि आपको पता है रिवीजन क्लास चल रही है। आपका जो मैं आज का टॉपिक है वो पर्यावरण एजुकेशन से है, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी लर्न करना है। उसके बाद से आज जो टॉपिक जो आपके पास आ रहा है, यानी कि जो रिवीजन क्लास है, उसको भी आप लोग देख के जाएंगे। इससे कुछ ये जो है क्वेश्चन जो बने हुए हैं, उसमें से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले भी कराए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्या का निदान करने के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें आप लिंक पे जाइए और आपको मैं 7 से 8 यानी कि शाम को 7 से 8 बजे तक मैं ऑनलाइन रहूँगी। सर रहेंगे, सर और मैं आप लोग के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें मुझे ऑनलाइन बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो रहा आपका थोड़ा सा ब्रीफ, यानी कि आपको मैंने पहले बता दिया कि टेलीग्राम पे आपको कोई दिक्कत है उस पर आप मुझे बता देंगे, और जो पुराने क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित उसको भी आप लोग देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पर्यावरण एजुकेशन यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है यूनानी साहित्य, दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय साहित्य, तीसरा ऑप्शन है चीनी साहित्य और लास्ट ऑप्शन आपका भारतीय साहित्य। इसका आंसर है ए, यूनानी साहित्य। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है भारतीय, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है यूनानी और लास्ट ऑप्शन है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांसीसी, यानी कि आपका पर्यावरण शब्द किससे लिया गया है? आपका फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, जिसमें आपके दो शब्द है। पर्यावरण किससे? दो शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। यानी कि आपका परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ओर से घिरा हुआ। ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है और चारों ओर से घिरा हुआ इसका अर्थ होता है। इसे भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन आपका एलो, दूसरा ऑप्शन है आपका अंस्टेसी, थर्ड ऑप्शन है आपका टाइसन और लास्ट ऑप्शन आपका फिटिंग। इसका आंसर है बी, अंस्टेसी। अंस्टेसी का ये स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। अगर हम एलो की बात करें तो एलो ने कहा था कि संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। एलो ने क्या कहा कि संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। अगर हम फिटिंग की बात करें तो उन्होंने कहा कि जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। इन फिटिंग ने क्या कहा कि जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अगर हम टाइसन की बात करें तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। टाइसन ने क्या कहा कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम यानी कि शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। एलो ने क्या कहा कि संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। फिर आपका टाइसन ने क्या कहा, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उनके अनुकूल बनाना है। फिटिंग ने क्या कहा कि जीवों की परिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। अंटेंसी का हमने देख लिया कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। पहला ऑप्शन आपका 2 दिसंबर 1982, दूसरा ऑप्शन आपका 3 दिसंबर 1985, तीसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984 और लास्ट ऑप्शन है 4 दिसंबर 1986। इसका आंसर है सी, 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो इसको आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को याद रखना है आपको। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कभी पूछ भी लेता है कौन सी गैस त्रासदी हुई थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 3 दिसंबर 1984, मिसाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है आपका नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बीजिंग और लास्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क। इसका आंसर है ए, नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र आपका नॉर्वे में है, यानी नॉर्वे में स्थापित किया गया। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय के यानी कि ये नॉर्वे के ओस्लो शहर में इसको स्थापित किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आपके नॉर्वे में ही होता है। अम्ल वर्षा की जो अम्ल वर्षा होती है वो नॉर्वे को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा का खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट एस स्मिथ।
रॉबर्ट एक्स स्मिथ, जिन्होंने 1972 में इसकी खोज की थी। इसी के कारण यानी अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल को क्षति पहुंचती है, और ताजमहल को जो क्षति पहुंचती है वो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड था, उसकी वजह से ताजमहल को क्षति पहुंचती है। अगर हम बात करें ताजमहल की क्षति की बात, तो उसको स्टोन कैंसर भी कहते हैं, यानी कि जो क्षति पहुंचती है उसको स्टोन कैंसर कहते हैं। स्टोन कैंसर स्टोन कैंसर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अम्लीय वर्षा के कारण जो पत्थर और संगमरमर है उसमें बने जो इमारतें हैं उसको नुकसान पहुंचा जाता है, तो उन्हीं को हम स्टोन कैंसर कहते हैं। इसमें आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें होती हैं, और यह कारखानों से निकलती है और इसमें ये गैसें पाई जाती है, SO2 और NO2। अगर हम इसके pH की मान की बात करें तो pH मान इनका 4.2 होता है, इससे कम होता है। pH मान क्या होता है? 4.2 से कम होता है। इसे आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या है, तो 4.2 से कम होता है। अगर हम अम्लीय वर्षा के सूचक की बात करें तो इसका सूचक है लाइकेन। कई बार पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का सूचक क्या है, तो लाइकेन है। हमने देखा कि अम्लीय वर्षा से हमने संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को देखा। जैसे आपने क्या देखा, मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? आपका नॉर्वे में, जो कि ओस्लो शहर में है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? नॉर्वे को होता है, यानी कि अम्लीय वर्षा से। इसके बाद से अम्लीय वर्षा के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट एक्स स्मिथ, जिन्होंने कब खोज की? 1972 में। इसी के कारण आपका ताजमहल को क्षति पहुंची है, जिससे SO2 की वजह से ताजमहल को क्षति पहुंचती है। इसमें हम देखते हैं स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर क्या होता है? जो अम्लीय वर्षा के कारण पत्थर और संगमरमर से बनी इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। जो अम्लीय वर्षा है उसमें SO2 और NO2 ये गैसें जो है वो कारखानों से निकलती है, उससे इसे क्षति पहुँचती है। हमने इसका देखा pH मान क्या था? 4.2 से कम होता है। pH मान कितना है? 4.2 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा का सूचक क्या होता है? आपका लाइकेन। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन नैरोबी और लास्ट ऑप्शन आपका नागपुर। इसका आंसर है A यानी कि भोपाल। भारतीय वन प्रबंध संस्थान आपका कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। नैरोबी की बात करें तो नैरोबी में आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है का मुख्यालय है। नैरोबी में क्या है? आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। और अगर हम नागपुर की बात करें तो वहाँ आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। नागपुर में क्या है? आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। रिवाइज कर दे रही हूँ मैं। भोपाल में आपका भारतीय वन प्रबंध संस्थान, फिर आपका देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, आपका नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, और आपका नागपुर में आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका ओजोन स्तर का ह्रास, दूसरा ऑप्शन आपका अम्लीय वर्षा, थर्ड ऑप्शन है हरित गृह प्रभाव और लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका आंसर है D। अगर हम पर्यावरण समस्या का उदाहरण की बात करें तो उसमें ओजोन स्तर का ह्रास होता है, अम्लीय वर्षा है, हरित गृह प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ ये इसके उदाहरण है, यानी पर्यावरण समस्या के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण ह्रास का मानवीय कारण है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, थर्ड ऑप्शन आपका नगरीकरण और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है D, उपरोक्त सभी। अगर हम पर्यावरण ह्रास के मानवीय कारण की बात करें तो वो जनसंख्या विस्फोट है, वनोन्मूलन है, नगरीकरण है, ये इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण और लास्ट ऑप्शन है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसका आंसर है C, ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर किससे संबंधित? आपका ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे अधिक इस्तेमाल होती है? पहला ऑप्शन है भू ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा और लास्ट ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। इसका आंसर है B, सौर ऊर्जा। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे अधिक इस्तेमाल आपका सौर ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है अर्सेनियम, थर्ड ऑप्शन है पारा और लास्ट ऑप्शन है केडियम। इसका आंसर है A, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट के कारण होता है। अगर हम अर्सेनियम यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है आपका अर्सेनियम, उसके कारण कौन सा रोग होता है? उसके कारण आपका ब्लैकफुट नामक रोग होता है।
पारा की बात करें तो उसे मिनीमाता रोग नामक रोग होता है। अगर हम केडियम की बात करें तो उसे इटाई इटाई रोग होता है। यानी ये भी आपको पता होना चाहिए किससे कौन सा रोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं एक आपका क्वेश्चन है और इसके आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको आंसर पता चल जा रहे हैं। कई बार ब्लू बेबी सिंड्रोम की जगह आपका केडियम पूछ लेगा तो उससे आपको पता होना चाहिए कि इटाई इटाई रोग होता है। मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम से आपको नाइट्रेट के कारण हो रहा है। अर्सेनियम के द्वारा आपको कौन सा रोग का है, ब्लैक फुट नामक रोग होता है। पारा के कारण आपको मिनीमाता रोग का, और दूसरा आपका है नेक्स्ट आपका केडियम, यानी कि केडियम से आपका इटाई इटाई रोग होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1986, थर्ड ऑप्शन 1980 और लास्ट ऑप्शन 1973। इसका आंसर है ए 1972। वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ? आपका 1972 में हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। दूसरा जो ऑप्शन है आपका 1986, उसमें आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगर हम 1980 की बात करें तो उसे वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगर हम 1973 की बात करें तो उस दिन आपका बाघ परियोजना पारित हुआ था। यही हमारा राष्ट्र पशु भी है, ये आपको पता है। जैसे आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपका है और 4 क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया है। 1972 में आपका वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ। 1986 में आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और 1973 में आपका बाघ परियोजना पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वन नीति का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन 1992, दूसरा ऑप्शन 1981, थर्ड ऑप्शन 1974 और लास्ट ऑप्शन है 1894। इसका आंसर है डी 1894। प्रथम वन नीति का गठन कब किया गया? 1894 को। और द्वितीय वन नीति का कब बनाया गया? 1954 में। इसी को रिवाइज किया गया 1988 में। अगर हम 1992 की बात करें तो उस दिन आपका राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण बोर्ड की स्थापना हुई। 1992 में आपका राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण बोर्ड की स्थापना हुई। 1981 में आपका वायु संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1974 में आपका जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रथम वन नीति कब बनाया गया? 1894 में। उसी का द्वितीय वन नीति कब बनाया गया? 1954 में। इसी को रिवाइज किया गया 1988 में। और 1992 में क्या किया गया? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण बोर्ड की स्थापना हुई। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिल जा रहे हैं, तो इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। उस समय मैं आपका यानी शाम को मैं 7 से 8 बजे के बीच में मैं और मिश्रा सर दोनों ही आपके ऑनलाइन रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिश्रा सर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? पहला ऑप्शन है बहुदिशात्मक, दूसरा ऑप्शन है त्रिदिशात्मक, थर्ड ऑप्शन है आपका एक दिशात्मक और लास्ट ऑप्शन है चक्रीय। इसका आंसर है सी एक दिशात्मक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यानी कि सदैव एक दिशात्मक होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर एक ही दिशा में चलता है, कौन सा है? तो वो एक दिशात्मक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशात्मक होता है। कभी आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर पूछ सकता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर पूछ सकता है, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सदैव एक दिशात्मक होता है, जो कि आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। अगर हम चक्रीय की बात करें तो चक्रीय में पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। चक्रीय की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे सदैव होता है? एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न स्तर की ओर एक ही दिशा में चलता है। और चक्रीय आपका पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और लास्ट ऑप्शन आपका सौर विकिरण। इसका आंसर है डी सौर विकिरण। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो वो सौर विकिरण है। और अगर हम ऊर्जा का परंपरागत स्रोत की बात करें तो उसमें कोयला, पेट्रोलियम और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। गैर परंपरागत स्रोत कौन सा? आपका सौर विकिरण है। और ऊर्जा का परंपरागत स्रोत आपका कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। पहला ऑप्शन है देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है कर्णप्रयाग, थर्ड ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और लास्ट ऑप्शन आपका नंदप्रयाग। इसका आंसर है ए
देवप्रयाग। भागीरथी जब अलकनंदा मिलती है तो उस जगह को हम देवप्रयाग कहते हैं। अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो कर्णप्रयाग कहा जाता है। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और जब हमारा नंदप्रयाग यानी कि जब नंदप्रयाग में जब आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में तो उसे हमें नंदप्रयाग कहते हैं। और ऐसे ही हम जानते हैं कि गंगा और यमुना का जब मिलन स्थल होता है तो उसे हम प्रयाग या संगम कहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं गंगा नदी हमारी क्या है, भारतीय यानी कि हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसी नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, जिसके कारण गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसी नदी में पाए जाने वाले एक डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली है, जिसको हम राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। यानी डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या हमने देखा? देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को बोलते हैं। कर्णप्रयाग में आपका पिंडा और अलकनंदा के मिलते से होता है। रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलती है। और नंदप्रयाग में आपका नंदाकिनी और में जब अलकनंदा में जब मिलती है तो नंदप्रयाग होता है। और गंगा यमुना के मिलन स्थल को आप प्रयाग या संगम कहते हैं। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद से इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इसमें आपका बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। ये इसको घोषित कब राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय घोषित किया गया। इसके बाद से हमने देखा कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? आपका डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है सलीम अली, थर्ड ऑप्शन है बाबा आमटे और मेघा पाटेकर, और लास्ट ऑप्शन है पांडुरंग हेगड़े। इसका आंसर है ए, एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एस स्वामीनाथन है। अगर हम विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो उसमें आपके नॉर्मन बोरलॉग है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में आपके एस स्वामीनाथन और विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग। सलीम अली की बात करें तो वो पक्षी विज्ञानी यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बाबा आमटे और मेघा पाटेकर की बात करें तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगर हम पांडुरंग हेगड़े की बात करें तो वो एपिको आंदोलन से संबंधित है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एस स्वामीनाथन आपके भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जबकि विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। सलीम अली की बात करें तो वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं। और फिर अगर हम बाबा आमटे और मेघा पाटेकर की बात करें तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, जबकि पांडुरंग हेगड़े आपके एपिको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकीय जनक कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्र कुमार सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है कैलाश सांखला, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर रामदेव और लास्ट ऑप्शन है विल्हेम स्टोर्जन। इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामदेव। भारत में पारिस्थितिकीय जनक आपके डॉक्टर रामदेव माने जाते हैं। अगर हम रविंद्र कुमार सिन्हा की बात करें तो उन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम कैलाश सांखले की बात करें तो उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वही हम विल्हेम स्टोर्जन की बात करें तो वो एक्स किरणों की खोजकर्ता के रूप में माने जाते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। भारत में पारिस्थितिकीय जनक कौन है? आपके डॉक्टर रामदेव। उसके बाद से रविंद्र कुमार सिन्हा किसके नाम से जाने जाते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कैलाश सांखला आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और विल्हेम स्टोर्जन आपके एक्स किरणों के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण क्या हैं? पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है प्रवाल भित्ति, थर्ड ऑप्शन है बांध और लास्ट ऑप्शन आपका तालाब। इसका आंसर है बी, प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण में आपका प्रवाल भित्ति होता है। विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति आपका ग्रेट बैरियर रीफ में माना जाता है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर है। प्रवाल भित्ति विश्व के सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? आपका ग्रेट बैरियर रीफ में होता है, रीफ में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन आपका द्वितीय उपभोक्ता और लास्ट ऑप्शन आपका तृतीय उपभोक्ता। इसका आंसर है बी, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यह खास श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। इसके अंतर्गत आपका गाय, बैल, बकरी आता है। अगर हम उत्पादक की बात करें तो ये हरे पौधे होते हैं और ये भोजन श्रृंखला का सबसे प्रथम स्थान पर होता है। उत्पादक आपका ये जो फूड साइकिल होता है आपका, सबसे पहले आपका उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर आपका आता है तृतीय उपभोक्ता और लास्ट में आपका अपघटक आता है। तो ये भी आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और लास्ट में आपका अपघटक आता है। उत्पादक में आपके हरे पौधे, जैसे ये भोजन श्रृंखला का प्रथम स्थान पर होता है।
अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो ये खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, जिसमें आपका गाय, बैल, बकरी आता है। द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो इसमें आपका कुत्ता और सर्वहारी जंतु और मनुष्य आते हैं, जैसे कि हम लोग। उसके बाद से तृतीय उपभोक्ता की बात करें, इसमें बाज, शेर, गिद्ध आता है। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अगर हम दीमक की बात करें तो दीमक आपका सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। लास्ट में जो आपका अपघटक है, अपघटक में आपका कवक, बैक्टीरिया आता है। ये खाद्य श्रृंखला का अंतिम सिरे पर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। उत्पादक, हरे पौधे, ये भोजन श्रृंखला का प्रथम स्थान पर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता आपका जो शाकाहारी प्राणी उसमें आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। द्वितीय श्रृंखला में आपका कुत्ता, सर्वहारी जंतु, मनुष्य आता है। तृतीय उपभोक्ता में आपका बाज, शेर, गिद्ध आता है, और अपघटक में आपका कवक और बैक्टीरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, थर्ड ऑप्शन है E.P. ओडम, और लास्ट ऑप्शन रिचर्डसन वॉन बेकर। इसका आंसर है सी, E.P. ओडम। पारिस्थितिकी जनक आपके E.P. ओडम को माना जाता है। अगर हम अर्नेस्ट हैकेल की बात करें तो वो धान्य विकास के जनक माने जाते हैं, और वर्गीस कुरियन आपके दूध क्रांति के जनक यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। रिचर्डसन वॉन बेकर की बात करें तो वो वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अर्नेस्ट हैकेल आपका धान्य विकास के जनक माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक या दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं, E.P. ओडम आपके पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं, और रिचर्डसन वॉन बेकर आपके वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितना डेसिबल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 55, और लास्ट ऑप्शन है 20। इसका आंसर है ए, 60। सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता आपका 60 डेसिबल होना चाहिए। अगर हम 75 की बात करें तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है वो आपका 75 डेसिबल होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता। अगर हम 55 की बात करें तो 55 आपका आवासीय क्षेत्र के लिए आपका जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसकी डेसिबल कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। और 20 डेसिबल आपका जब हम सांस लेते हैं तो वो 20 डेसिबल होना चाहिए। और अगर हम बात करें 90 से ऊपर होने पर श्रवण ह्रास होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम फुसफुसाहट करते हैं तो उसमें 30 डेसिबल होना चाहिए, और शयन कक्ष में आपका 40 डेसिबल होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो रहा है, जैसे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेसिबल है। ध्वनि की जो तीव्रता नापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपकी सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 60 डेसिबल होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आपका 75 डेसिबल होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता। 55 आपका आवासीय क्षेत्र के लिए होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। और अगर हम ध्वनि की तीव्रता के डेसिबल देखें, सांस लेने की जो हमारी है वो हमारी 20 डेसिबल होनी चाहिए। और 90 से ऊपर होने पर श्रवणह्रास होता है। 30 में आपका फुसफुसाहट में डेसिबल होना चाहिए। 40 आपका शयन कक्ष में होना चाहिए। और डेसिबल आपका ध्वनि तीव्रता की मापने की एक इकाई है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की किस में बदलते हैं? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है भौतिक ऊर्जा में, और लास्ट ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर है बी, रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी वो बदलते हैं। अगर हम हरे पौधे की बात करें तो हरे पौधे को हरा रंग होने का कारण आपका मैग्नीशियम होता है। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरे पौधे में हरा रंग होने का कारण क्या है, तो वो मैग्नीशियम है। और रासायनिक ऊर्जा, ये आपको पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा मिलती है, उसमें बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1987, दूसरा ऑप्शन 1985, थर्ड ऑप्शन 1971, और लास्ट ऑप्शन 1974। इसका आंसर है 1987। मॉन्ट्रियल सम्मेलन आपका 1987 में हुआ था, जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, जो कि आपका ओजोन परत संरक्षण हेतु हुआ था, यानी ओजोन परत संरक्षण के नाम पे हुआ था। ये आपका 16 सितंबर 1987 में हुआ था। तभी से हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ये आपको पता है 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस के नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। यह कई बार क्वेश्चन पूछ रहा था, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, तो वो डॉप्सन है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। 1987 में आपका ओजोन परत संरक्षण हेतु कनाडा में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, जो कि 16 सितंबर 1987 में हुआ था। तभी से हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? आपकी डॉप्सन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका 1985, इसमें ओजोन पर ही सम्मेलन हुआ था, जो कि वियना में हुआ था। अगर हम 1971 की बात करें तो उसमें आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, जो कि आपका ईरान में है, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। इसमें आपका नम भूमि पर हुआ था। उसमें आपका क्या हुआ था? ओजोन परत संरक्षण में हुआ था। और इसमें आपका नम भूमि पर हुआ था, जिसे हम वेटलैंड डे बनाते हैं, जो कि वेटलैंड डे या फिर आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस से नाम से जानता है, जो कि हमारा 2 फरवरी को होता है। 2 फरवरी को हमारा वेटलैंड दिवस बनाया जाता है। नम भूमि की बात करें तो सबसे पहले नम भूमि आपका क्विस ऑफ मोड कनाडा में है।
सबसे बड़ा नमभूमि कहाँ पर है आपका? क्वींस ऑफ मोड कनाडा में है। अगर हम भारत में सबसे बड़ा बोलें तो चिल्का झील है और सबसे छोटा आपका चंद्रताल है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका रामसर ईरान में आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, यह नमभूमि पर हुआ था, यानी कि वेटलैंड पे, वेटलैंड दिवस या आर्द्र दिवस या नम दिवस किसी भी नाम से जाना जाए। तो ये आपका कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। और नमभूमि की बात करें तो ये सबसे बड़ा नमभूमि कहाँ पर है आपका? क्वींस ऑफ मोड कनाडा में है। और सबसे बड़ा यानी भारत में सबसे बड़ा आपका चिल्का झील है और सबसे छोटा आपका चंद्रताल है। ये कब हुआ था आपका? 1971 में हुआ था। 1974 की बात करें, इसमें आपका समुद्री पर्यावरण पर हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, जो कि ओजोन परत संरक्षण हेतु हुआ था। 16 सितंबर 1987 में हुआ था। तभी से हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है आपकी? डॉप्सन है। 1985 की बात करें तो ओजोन पर ही सम्मेलन हुआ था, जो कि वियना में हुआ था। 1971 की बात करें, जो कि आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, जो कि ईरान में है। और इसी में हमारा नम भूमि पर हुआ था, ये वेटलैंड पे हुआ था। वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस या नम भूमि दिवस वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि की बात करें तो सबसे पहले नम भूमि क्या है आपका? क्वींस ऑफ मोड है, कनाडा में है। फिर उसके बाद से सबसे बड़ा आपका कौन सा है नम भूमि? भारत में चिल्का झील है और सबसे छोटा आपका चंद्रताल है। और 1974 की बात करें तो समुद्री पर्यावरण पर हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, थर्ड ऑप्शन है मध्य मंडल और लास्ट ऑप्शन आपका आयन मंडल। इसका आंसर है बी, समताप मंडल। ओजोन परत में आपका कौन सा मंडल पाया जाता है? आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कई बार इन हिंदी को इंग्लिश में पूछ लेता है, जैसे शोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर और आपको आयन मंडल को एनोस्फियर कहते हैं। यानी आपको कई बार हिंदी का इंग्लिश में पूछ लेगा तो भी आपको पता होना चाहिए टर्म्स। फिर अगर हम शोभ मंडल की बात करें तो ये हमारे धरातल से लगभग 18 किलोमीटर दूर होता है। उसके बाद समताप मंडल की बात करें तो 18 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर और आयन मंडल की बात करें तो हम 80 से 400 किलोमीटर होता है। शोभ मंडल में हम कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं। जैसे शोभ मंडल में आपका 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, यानी 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी में आपका जितने भी समस्त वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, ये सब होती है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो इसमें वायुयान उड़ान की जो आदर्श स्थिति होती है, जिसमें हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, ये घटनाएं नहीं होती है, जैसे कि वर्षा आदि, ये सब नहीं होता है। अगर हम इसमें कुछ मेन चीज़ें देख लें, जैसे ओजोन परत को ही पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैसें कौन कौन सी होती है, ये भी कई बार पूछ लेता है। जैसे CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि एक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद से हमारी ये 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ये हमें सूर्य की किरणें जो मिलती है, जो निकलने वाली पैराबैंगनी किरणें होती है, उससे बचाव करती है। और इसको मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर और आयन मंडल आयनोस्फियर। ओजोन परत में क्या है, लगभग कितना होता है? धरातल से 18 किलोमीटर होता है। समताप मंडल में 18 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर और आयन मंडल में आपका 80 से 400 किलोमीटर होता है। शोभ मंडल हमने क्या क्या मेन चीज़ें देखी? 165 मीटर ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, यानी कि आपका 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो उसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। अगर हम और भी चीज़ें मेन चीज़ें हमने क्या देखी, जैसे ओजोन परत को ही पृथ्वी का रक्षा कवच माना जाता है। फिर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने कौन सी गैसें होती है? CFC होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, जो कि आपका एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलता है। यह 32 से 60 किलोमीटर के बीच मध्य पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यह हमें सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों से बचाता है और इसकी मापने की इकाई आपकी डॉप्सन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेशम कीट पालन उद्योग से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर, थर्ड ऑप्शन है पीसीकल्चर और लास्ट ऑप्शन आपका फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर है बी, सेरीकल्चर। आपका रेशम कीट पालन उद्योग किससे संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित है। अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर बात करें तो फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का उत्पादन से संबंधित है। इसमें और भी सारे आपके उद्योग हैं, जैसे आपका है सेरीकल्चर आपने देख लिया रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से, पीसीकल्चर आपका मत्स्य पालन से, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का उत्पादन से। अब आता है जैसे विटीकल्चर है, विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मिकल्चर आपका केचुआ पालन से होता है।
पोमो कल्चर आपका फूलों का उत्पादन से होता है, और ओलेरी कल्चर आपका सब्जी का उत्पादन से होता है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित होता है। एरोपोटिक का जो होता है वो आपका हवा में पौधों को उगाने से संबंधित होता है, जबकि आपका हाइड्रोपोनिक्स आपका जल में पौधों को उगाने से होता है। तो मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से, पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का उत्पादन से, वीटी कल्चर जो कि आपका अंगूर की खेती से संबंधित है, वीटी कल्चर अंगूर की खेती। फिर आपका आता है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन से होता है। पोमो कल्चर आपका फलों के उत्पादन से होता है। ओरेली कल्चर आपका सब्जी का उत्पादन से होता है। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से होता है। एरोपोटिक आपका हवा में पौधों को उगाने से होता है, और हाइड्रोपोनिक्स आपका जल में पौधों को उगाने से होता है। ये तो आपके बहुत सारे उद्योग हैं, किसका किससे संबंध है उसको मैंने आपको बता दिया, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल उत्पादन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका कृष्ण क्रांति, दूसरा ऑप्शन है हरित क्रांति, थर्ड ऑप्शन है सुनहरी क्रांति, और लास्ट ऑप्शन है श्वेत क्रांति। इसका आंसर है सी, सुनहरी क्रांति। आपका फल उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अगर हम कृष्ण क्रांति की बात करें तो कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें आपके विश्व में जनक आपके नॉर्मन बोलाक है, जिसको हमने पहले पढ़ा भी था, और भारत में आपके एस स्वामीनाथन है। अगर हम आपका श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? बर्जिस कुरियन माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसमें और भी सारे क्रांति है, जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर आपका लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो कि टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जिसमें आपका झींगा मछली उत्पादन होता है, वो गुलाबी क्रांति कहलाती है। फिर बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो ये सब क्रांति भी आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। आपका हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपका तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? आपका मांस उत्पादन से। फिर आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति आपका फल उत्पादन से संबंधित, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है? पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा ऑप्शन है IUCN, थर्ड ऑप्शन है नीरी, और लास्ट ऑप्शन है यूनेस्को। इसका आंसर है डी, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है आपका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस स्थापना कब हुई थी? 1945 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसके द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम WWF की बात करें तो पहले उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए धन इकट्ठा करना। WWF का जो उद्देश्य होता है वन जीवों के लिए जो उसका धन इकट्ठा करना, यानी वन जीवों के संरक्षण के लिए धन इकट्ठा करना होता है। IUCN की बात करें तो IUCN का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर हम इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के मार्गस में है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और रेड डाटा क्या होता है? रेड डाटा ये होता है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों को दर्शाया जाता है, और इसका लोगो क्या था? पांडा। इसको भी याद रखेंगे। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी स्विट्जरलैंड के मार्गस में। इसका कार्य क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, जबकि हमारा WWF का उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए धन इकट्ठा करना होता है। और जो हमारा IUCN है, इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया गया था, और ये संकटग्रस्त प्राणियों के दर्शाता है।
इसका लोगो क्या था? पांडा। अगर हम नीरी की बात करें, NEERI, नीरी का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से बता दे रही हूँ मैं, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, नागपुर में की गई थी। नीरी की स्थापना कब की थी? 1974 में नागपुर में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं वो फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपका WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय का है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? वन जीवों के संरक्षण के लिए धन इकट्ठा करना। IUCN का क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जो कि आपका स्विट्जरलैंड के मार्गस में हुआ था। इसका मेन कार्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया गया था। इस रेड डाटा बुक में क्या होता था? जो संकटग्रस्त प्राणी है उनको दर्शाया जाता था। इसका लोगो क्या था? पांडा था। नीरी का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में नागपुर में की गई थी। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इसके द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है, और 18 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण निश्चयवाद के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है डेविस, दूसरा ऑप्शन है कार्ल रीडर, थर्ड ऑप्शन है टेलर, और लास्ट ऑप्शन है डार्विन। इसका आंसर है बी, कार्ल रीडर। पर्यावरण निश्चयवाद के जनक आपके कार्ल रीडर माने जाते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण वन क्षेत्र 33% होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित कर O2 देते हैं, जिससे हम सभी जिंदा रहते हैं। इसलिए वनों को हरा सोना कहा जाता है। वनों को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण निश्चयवाद के जनक कौन है? कार्ल रीडर है। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण वन 33% होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित कर O2 देते हैं, जिससे हम सभी जिंदा रहते हैं। इसलिए वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा में किसका मुख्यालय है? पहला ऑप्शन है ग्रीन पीस, दूसरा ऑप्शन है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, थर्ड ऑप्शन है रेड क्रॉस, और लास्ट ऑप्शन आपका UNEP। इसका आंसर है सी, रेड क्रॉस। जेनेवा में आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अगर हम रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना आपका 1963 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा के मुख्यालय में हुआ था। अगर हम इसकी बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसमें दैवीय आपदाएं और मानवीय आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करना होता था, जैसे आपका बाढ़ है, भूकंप है या युद्ध है, इन सब से इंक्लूड होता है। अगर हम इसके रेड क्रॉस की बात करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसमें हमने मेन चीज़ें क्या देखी? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1963 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा के मुख्यालय में हुई थी। इसमें दैवीय आपदा, इसका उद्देश्य क्या था? दैवीय आपदाएं और मनुष्य से यानी कि मानवीय आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करना होता है, जैसे आपका बाढ़ है, भूकंप है, युद्ध है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर हम ग्रीन पीस की बात करें तो ग्रीन पीस आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका स्थापना हुई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें डेट की, तो 1971 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। ग्रीन पीस का हमने क्या देखा कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये लंदन में हुआ था और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। UNEP की बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी में है। इसके हम मेन उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों पर नियंत्रण तथा देखभाल करना। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ग्रीन पीस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुई थी 1971 में इसकी स्थापना की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन में इसका 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। अगर हम रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा के मुख्यालय में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था दैवीय और मानवीय आपदाओं को प्रभावित लोगों की मदद करना, जैसे आपका बाढ़, भूकंप या युद्ध है। रेड क्रॉस आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। UNEP की देखा हमने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी में है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण गतिविधियों पर नियंत्रण तथा देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है?
पहला ऑप्शन है स्थल मंडल, दूसरा ऑप्शन है जीव मंडल, थर्ड ऑप्शन है जल मंडल और लास्ट ऑप्शन है वायुमंडल। इसका आंसर है बी जीव मंडल। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु और भूमि सहित जीवों का मंडल का क्या कहलाता है? आपका जीव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है ग्रीनेल्स ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, थर्ड ऑप्शन है ईपी ओडम ने और लास्ट ऑप्शन है सीसी पार्क ने। इसका आंसर है ए ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी निकेत जैसे निक की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? ग्रीनेल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान प्रदत्ति नहीं है? पहला ऑप्शन है वनस्पति उद्यान, दूसरा ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय पार्क, थर्ड ऑप्शन है जीव मंडल आरक्षित यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और लास्ट ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका आंसर है ए वनस्पति उद्यान, यानी कि आपका स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु सावधान पद्धति आपकी वनस्पति उद्यान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1975, दूसरा ऑप्शन 1976, थर्ड ऑप्शन 1972 और लास्ट ऑप्शन 1980। इसका आंसर है ए 1975। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण आपका 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है ज्ञान और समझ, दूसरा ऑप्शन है जागरूकता, थर्ड ऑप्शन है कौशल और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य आपका ज्ञान और समझ, जागरूकता और कौशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ता की संगठन यानी कि संगठन को कौन निश्चित करता है? पहला ऑप्शन आपका जलवायु संबंधी कारक, दूसरा ऑप्शन है धरातलीय कारक, थर्ड ऑप्शन आपका जैविक कारक और लास्ट ऑप्शन है आपका मृदा कारक। इसका आंसर है ए जलवायु संबंधी, यानी जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं जो उपभोक्ता होता है उसकी संख्या को कौन निश्चित करता है? आपका जलवायु संबंधी कारक आपके निश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, थर्ड ऑप्शन है जलमंडल और लास्ट ऑप्शन आपका सौरमंडल। इसका आंसर है डी सौरमंडल। पर्यावरण अध्ययन का घटक में आपका सौरमंडल नहीं आता है, जबकि मानव, वायुमंडल और जलमंडल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है ताप, तीसरा ऑप्शन है पौधे और लास्ट ऑप्शन है वर्षा। इसका आंसर है सी पौधे। पौधे आपका परितंत्र का अजैव घटक नहीं है, जबकि वायु, ताप और वर्षा आपका अजैव घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है परिस्थितिकी, थर्ड ऑप्शन है अम्लीय वर्षा और लास्ट ऑप्शन है आपका अवाहित तत्व। इसका आंसर है ए यानी कि पर्यावरण। जैव घटक और अजैव घटक आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण व परिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? अब तक हमने देखा अजैविक और इसमें आप देख रहे हैं हम जैविक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है वायु और लास्ट ऑप्शन है वनस्पति। इसका आंसर है डी वनस्पति। वनस्पति आपका पर्यावरण परिस्थिति का जैविक घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जीवन विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जैव भूगोल, थर्ड ऑप्शन है भौतिकी और लास्ट ऑप्शन आपका परिस्थितिकी। इसका आंसर है डी परिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन आपका परिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है आपका ओडम ने, दूसरा ऑप्शन आपका टांसले ने, थर्ड ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल ने और लास्ट ऑप्शन आपका डार्विन ने। इसका आंसर है सी अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले यानी कि प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक होते हैं, कौन सा होता है? पहला ऑप्शन आपका सूक्ष्म जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है परभक्षी, थर्ड ऑप्शन है पादप और लास्ट ऑप्शन है आपका मृतुपजीवी। इसका आंसर है सी पादप। परिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक आपका कौन सा है? पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक जीवों का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है प्लांकटन, थर्ड ऑप्शन है कवक और लास्ट ऑप्शन है मेढक। इसका आंसर है सी कवक। अपघटक जीवों का उदाहरण में आपका कवक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता और लास्ट ऑप्शन आपका द्वितीय उपभोक्ता। इसका आंसर है बी अपघटक, यानी बैक्टीरिया आपका किसके श्रेणी में आता है? अपघटक के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में वन संसाधन की स्थापना कब की गई थी? इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि वन संसाधन का केंद्र कहाँ है? देहरादून में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे और इसका डेट भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपका 1965, दूसरा ऑप्शन है 1995, थर्ड ऑप्शन है 1906 और लास्ट ऑप्शन है 2003। इसका आंसर है सी 1906, यानी कि देहरादून में वन संसाधन की स्थापना 1906 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है खेत, दूसरा ऑप्शन है बांध, थर्ड ऑप्शन है झील और लास्ट ऑप्शन है पार्क। इसका आंसर है सी, झील। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण में आपका झील आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है बांध, तीसरा ऑप्शन है प्रवाल भित्ति और लास्ट ऑप्शन है तालाब। इसका आंसर है सी, प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण में आपका प्रवाल भित्ति आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है समुद्र तट, दूसरा ऑप्शन है खाड़ी, थर्ड ऑप्शन है आपका एस्चुरी और लास्ट ऑप्शन है तालाब। इसका आंसर है डी, तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र में आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन है आपका अपघटककर्ता। इसका आंसर है 4, अपघटककर्ता। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटककर्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास में, थर्ड ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता के विकास में और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम पर्यावरण शिक्षा के महत्व की बात करें तो बौद्धिक, जीवन की गुणवत्ता और शारीरिक विकास में इसमें महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। पहला ऑप्शन यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा ऑप्शन है इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, थर्ड ऑप्शन यह एक अजैविक तंत्र होता है और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए, यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता में क्या आएगा? ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। पहला ऑप्शन है जीव भार, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जीव भार। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक ये तीनों ही मिलकर जीव भार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? पहला ऑप्शन आपका कॉस्मोलॉजी, दूसरा ऑप्शन आपका ऑन्टोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है रेडियोलॉजी और लास्ट ऑप्शन आपका सिस्मोलॉजी। इसका आंसर है डी, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की आपका सिस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जहाँ भूकंपीय शहरों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका भूकंप मूल, दूसरा ऑप्शन है रिएक्टर केंद्र, थर्ड ऑप्शन है सिस्मोक्रेटा और लास्ट ऑप्शन है एपिक सेंटर। इसका आंसर है डी, एपी सेंटर। सर्वप्रथम जहाँ भूकंपीय शहरों का अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 2। इसका आंसर है बी, 7। स्वच्छ जल का पीएच मान आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि का मापक क्या है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है डेसिबल और लास्ट ऑप्शन है गीमा। इसका आंसर है सी, डेसिबल। यानी कि ध्वनि को हम किससे मापते हैं? डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन है पीला प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है लाल प्रकाश, थर्ड ऑप्शन है हरा प्रकाश और लास्ट ऑप्शन है सफ़ेद प्रकाश। इसका आंसर है बी, लाल प्रकाश। अंकुरण में आपका कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभाव डालता है? लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है मृतोपजीवी, दूसरा ऑप्शन है परजीवी, थर्ड ऑप्शन है शाकाहारी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है बी, परजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत आपके परजीवी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में बाघ का स्थान है। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और लास्ट ऑप्शन है का सर्वोच्च उपभोक्ता। इसका आंसर है डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। बाघ का स्थान क्या है परितंत्र में? आपका सर्वोच्च उपभोक्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरीय ध्रुवीय वनों में, थर्ड ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में और लास्ट ऑप्शन है शंकुधारी वनों में। इसका आंसर है सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों को कई क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होता है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक लिखा हुआ है, उससे आप इस पर क्लिक कीजिए और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आप कोई भी क्वेरी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिश्रा सर और मैं दोनों ही ऑनलाइन रहेंगे, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद से एक चीज़ और, जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो रहा है, अभी आप लोगों का लास्ट पेपर है, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि मैंने उसका
का सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सब कुछ आप लोग को अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आपके हर एक टॉपिक उसमें कंप्लीट हो चुके। अगर कोई कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम में लिंक में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसको पढ़ा दूँगी। आपका जो वीडियो है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 जून, थर्ड ऑप्शन है 16 सितंबर और लास्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल। इसका आंसर है 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम 5 जून की बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर का आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें और कई मेन टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ, कौन कौन से डेज होते हैं, उनको भी आप लोग याद कर लेंगे। जैसे आपका 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को आपका विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपका विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस, 16 अक्टूबर का आपका विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को आपका विश्व हाथ धुलाई दिवस, 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस, 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस, 2 फरवरी को आपका विश्व नम भूमि दिवस, 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस, 12 नवंबर को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस, 14 नवंबर को आपका विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस, 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 21 जून को आपका विश्व योग दिवस, 18 अप्रैल को आपका विश्व विरासत दिवस, 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस और आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये डेट्स भी कई बार पूछ लेता है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।